नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। भारत अपने सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की गति को 3 गुना करने के लिए तैयार। यूरोपीय संघ ने भारत में जैविक उत्पादों के प्रमाणन में कई कमियों को रेखांकित किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रत्यायन प्रदान करने का प्रस्ताव टाल दिया। WHO ने हेल्थ फॉर ऑल ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमिक्स टू डिलीवर व्हाट मैटर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023 जारी किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 2 के टॉपिक न्यायपालिका से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायपालिका से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। इनमें शामिल है जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता समान रूप से संविधान की मूल ढांचे का हिस्सा है, क्योंकि ये कानून के शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायिक स्वतंत्रता और न्याय तक पहुँच संविधान के भाग 3 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं। जिला न्यायपालिका उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के बीच वेतन, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों के मामले में देश भर में एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए। शक्तियों के पृथक्करण की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका के पदाधिकारियों को विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारियों से अलग माना जाएगा। इस संशोधन में पदनाम और सेवा शर्तों में एकरूपता लाई गई है। एक एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है कि एक राज्य के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें अन्य राज्यों में समान पद पर नियुक्त न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के समान होनी चाहिए। न्यायालय के रिकॉर्ड के मुताबिक जिला न्यायपालिका एक दिन में लगभग 11.3 लाख मामलों की सुनवाई करती है। जिला न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी है। अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठनात्मक ढांचा, अधिकारिता और नामकरण राज्य निर्धारित करते हैं। इस कारण जिला न्यायपालिका राज्यों में कुछ अलग अलग हो सकती है। जिला न्यायपालिका उच्च न्यायालय से नीचे व्यापक रूप से 3 स्तरीय होती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य का राज्यपाल करता है। जिले में जो 3 स्तरीय व्यवस्था है उसके तहत सबसे ऊपर होता है हाई कोर्ट, इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत। जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है दीवानी मामले यानी सिविल मामले और दूसरा है आपराधिक मामले यानी फौजदारी मामले। दीवानी मामलों के लिए अधीनस्थ न्यायालय की अदालत और मुंसिफ की अदालत होती है। वहीं फौजदारी मामलों के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत होती है और इससे नीचे न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत होती है। अगली खबर साइंस एंड टेक से संबंधित है। ये पेपर 3 का टॉपिक है। भारत अपने सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की गति को 3 गुना करने के लिए तैयार। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा है कि भारत इस वर्ष अपनी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाएगा और साथ ही 18 पेटाफ्लॉप की गति वाले सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल करेगा। इसे एक फ्रांसीसी कंपनी से आयात किया जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड का सूचक है। 1 पेटाफ्लॉप यानी 1000 ट्रिलियन फ्लॉप। सुपर कंप्यूटर का उपयोग डेटा गहन और जटिल संगणना वाले वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इन उद्देश्यों में शामिल है क्वांटम यांत्रिकी, मौसम पूर्वानुमान, तेल और गैस की खोज, आणविक मॉडलिंग, रोगों के पैटर्न को समझना, वायु गतिकी, परमाणु संलयन अनुसंधान आदि। विश्व का सबसे तेज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम अमेरिका का फ्रंटियर क्रे सिस्टम है। इस सिस्टम की अधिकतम गति 1 एक्साफ्लॉप यानी कि 1000 पेटाफ्लॉप है। भारत के सबसे शक्तिशाली सिविलियन सुपर कंप्यूटर प्रत्युष और मिहिर हैं। इनकी संयुक्त क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप्स है। परम शिवाय स्वदेशी रूप से निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च किया गया था और इसके बाद सुपर कंप्यूटर के स्वदेशी विकास में तेजी आई। इस मिशन का उद्देश्य देश में विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड की स्थापना करके राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सशक्त बनाना है। NSM यानी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग संयुक्त रूप से संचालित कर रहे हैं। इसे CDEC और IISc बेंगलोर कार्यान्वित कर रहे हैं। आपको बता दें कि CDEC पुणे में स्थापित AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसमिनेशन प्लेटफॉर्म यानी एरावत को शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है।
यूरोपीय संघ ने भारत में जैविक उत्पादों के प्रमाणन में कई कमियों को रेखांकित किया। यूरोपीय संघ द्वारा किए गए एक ऑडिट में अलग अलग स्तरों पर नियंत्रणों के पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन से संबंधित कमियां पाई गई हैं। इनमें शामिल हैं उत्पादक समूहों में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के गैर अनुपालन की प्रवृत्ति देखी गई है। जैविक खेती के बारे में ज्ञान का अभाव है और निरीक्षण की गुणवत्ता भी खराब है। वहीं भारत में जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण की अगर हम बात करें तो इसके लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP, जिसमें कि प्रमाणन निकायों को प्रत्यायन प्रदान करना, जैविक उत्पादन के लिए मानक निर्धारित करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और इससे प्राप्त उत्पादों का विपणन करना शामिल है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम मानकों को यूरोपीय आयोग और स्विट्जरलैंड ने मान्यता प्रदान की है। NPOP को वाणिज्य मंत्रालय के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के तहत शुरू किया गया है। प्रमाणीकरण के लिए प्रत्यायन प्राप्त प्रमाणन निकाय जिम्मेदार होते हैं। PGS यानी कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया ये सुनिश्चित करता है कि जैविक उत्पादों का उत्पादन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो। इसे एक पंजीकृत लोगो या फिर विवरण के रूप में दर्शाया जाता है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य तृतीय पक्ष प्रमाणन एजेंसियों की सहायता के बिना प्रमाणन प्रणाली को सस्ता और सुलभ बनाना है। प्रमाणीकरण के लिए स्थानीय समूह जिम्मेदार होते हैं। फसाई खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के मुताबिक जैविक खाद्य पदार्थों के निर्माण, वितरण, बिक्री या आयात को विनियमित करता है। अगली खबर मानवाधिकारों से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रत्यायन प्रदान करने का प्रस्ताव टाल दिया है। गनहरी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन ने लगातार दूसरी बार NHRC को प्रत्यायन प्रदान करने का विचार टाल दिया है। इस निर्णय के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप, मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच में पुलिस को शामिल करना, नागरिक समाज के साथ कम सहयोग करना। गनहरी के प्रत्यायन के बिना NHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। गनहरी प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की समीक्षा करने और उन्हें प्रत्यायन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन यानी गनहरी ये कार्य पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में पेरिस सिद्धांतों को अपनाया था। ये सिद्धांत दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों के लिए मानकों के विकास में मदद करते हैं। इससे पहले 2016 में भी NHRC को प्रत्यायन प्रदान करने के विचार को 1 साल के लिए टाल दिया गया था। बाद में 2017 में गनहरी ने NHRC में विविधता की कमी को दूर करने की सिफारिश की थी। ये सिफारिश हाशिए पर स्थित अन्य सामाजिक समूहों की महिला प्रतिनिधियों को शामिल करने के संबंध में थी। वर्ष 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन के माध्यम से इन मुद्दों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस संशोधन के द्वारा NHRC के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों तथा दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त को NHRC का पदेन सदस्य बनाया गया। गनहरी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन की स्थापना 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों का प्रचार, प्रसार और संरक्षण करना है। महासभा गनहरी की सर्वोच्च विचार विमर्श करने वाली संस्था है। ब्यूरो गनहरी की कार्यकारी समिति है। इसमें कुल 16 सदस्य देश शामिल हैं। इनमें गनहरी के क्षेत्रीय नेटवर्क, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया प्रशांत और यूरोप प्रत्येक से 4-4 सदस्य शामिल हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और आइए बात करते हैं कि पेरिस सिद्धांतों के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के लिए 6 मानदंड कौन कौन से हैं। तो इसमें शामिल है अधिदेश और क्षमता, सरकार से स्वायत्तता का मानदंड, एक कानून या संविधान द्वारा स्वतंत्रता की गारंटी, बहुलवाद, इसके अलावा पर्याप्त संसाधन है या नहीं है, साथ ही जांच की पर्याप्त शक्तियां मानवाधिकार संगठन को प्राप्त हैं या नहीं है। इन सभी 6 मानदंडों के आधार पर मानवाधिकार संगठनों के बारे में तय किया जाता है और उनको प्रत्यायन सौंपा जाता है। WHO ने हेल्थ फॉर ऑल ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमिक्स टू डिलीवर व्हाट मैटर्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को जिनेवा में चल रही 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक में जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट को WHO काउंसिल ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ फॉर ऑल ने जारी किया है। इस काउंसिल का गठन 2020 में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य ये आकलन करना था
कि अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य और कल्याण को कैसे महत्व दिया जाता है और इन्हें कैसे प्राप्त और वितरित किया जाता है। ये रिपोर्ट 4 परस्पर संबंधित स्तंभों में सिफारिशें प्रस्तुत करती है। ये सिफारिशें सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सोच में बदलाव लाने के लिए की गई है। और आइए हम बात करते हैं उन 4 स्तंभों की। सबसे पहला है सभी के लिए स्वास्थ्य को महत्व देना। इसके संबंध में WHO की इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि स्वास्थ्य और कल्याण स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य प्रणालियों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में मानना चाहिए। स्वास्थ्य को एक मानवाधिकार के रूप में लागू किया जाना चाहिए। पुनरुत्पादक अर्थव्यवस्था के माध्यम से पर्यावरण को पुनर्स्थापित और संरक्षित करने की जरूरत है। दूसरा स्तंभ है सभी के लिए स्वास्थ्य का वित्त पोषण। दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए एक व्यापक और स्थिर दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए समान और सक्रिय रूप से वित्त पोषण प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को फिर से तैयार करने की जरूरत है। तीसरा है सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए नवाचार। सार्वजनिक मूल्य को अधिकतम करने के लिए परस्पर लाभकारी सार्वजनिक निजी गठबंधन का निर्माण करना चाहिए। बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़ी व्यवस्था सहित नॉलेज गवर्नेंस को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नवाचारों तक वैश्विक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। चौथा स्तंभ है सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक क्षमता को मजबूत करना। इसके तहत सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि सभी के लिए स्वास्थ्य को सभी सरकारी एजेंसियां मान्यता दें, न कि केवल स्वास्थ्य मंत्रालय। राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र की गतिशील क्षमताओं में निवेश किया जाना चाहिए। सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए पारदर्शिता और अर्थपूर्ण सार्वजनिक सहभागिता प्रदर्शित करने की जरूरत है। और आइए बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में। ये WHO का निर्णय लेने वाला निकाय है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में प्रतिवर्ष इसकी बैठक की जाती है। इसमें WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेते हैं और कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एक विशेष स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके मुख्य कार्य संगठन की नीतियों को निर्धारित करना, महानिदेशक की नियुक्ति करना और वित्तीय नीतियों का पर्यवेक्षण करना है। और आइए बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली के बारे में। केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023 जारी किया है। इस अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया है। अध्यादेश की मुख्य विशेषताओं के तहत इसमें नए वैधानिक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का उपबंध किया गया है। ये प्राधिकरण स्थानांतरण, पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में राज्यपाल को सिफारिश करेगा। NCCSA में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी NCCSA और LG के बीच मतभेद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 41 के तहत आने वाली सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी निर्णय लेने की शक्ति राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास होगी। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 AA जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है। इस संशोधन की सिफारिश S बालकृष्णन समिति ने की थी। इसके तहत NCT दिल्ली में एक प्रशासक के पद और विधानसभा का प्रावधान किया गया था। विधानसभा को पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि संबंधी विषयों को छोड़कर राज्य सूची या समवर्ती सूची में दिए गए किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। LG और मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में LG संबंधित मामले को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। भारत ऑस्ट्रेलिया प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने MMPA पर हस्ताक्षर किए हैं। MMPA का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच छात्रों, स्नातकों, शोधकर्ताओं और व्यवसायियों की 2 तरफा आवाजाही को बढ़ावा देना है। साथ ही लोगों के आपसी संबंधों का विस्तार करना है। इन सभी की आवाजाही को मेट्स नामक कौशल आधारित नए विकल्पों के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा। मेट्स को विशेष रूप से भारत के लिए तैयार किया गया है। मेट्स यानी मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम। दोनों देशों ने भारत ऑस्ट्रेलिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स के लिए विचारार्थ विषयों को भी अंतिम रूप दिया। अगला टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा। NDB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसे 2015 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स ने स्थापित किया था। इसका उद्देश्य उभरते बाजारों और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। इसके सदस्य ब्रिक्स राष्ट्र बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र हैं। उरुग्वे एक संभावित सदस्य है तथा NDB
एनडीबी में शामिल होने संबंधी औपचारिक दस्तावेज जमा करने के बाद वो इसका आधिकारिक सदस्य बन जाएगा। एनडीबी का मुख्यालय चीन के शंघाई में है। चीन के बाद भारत एनडीबी की वित्तीय सहायता का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में विदेशी संस्थान। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आईएफएससीज में विदेशी संस्थानों द्वारा करवाए जाने वाले वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी फिनटेक और विज्ञान आदि कोर्सेज को कुछ छूट प्रदान की है। ये छूट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम के कुछ प्रावधानों से संबंधित है। ऐसे विदेशी संस्थानों द्वारा संचालित सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों पर उनके संबंधित देश का विनियामक ढांचा लागू होगा। एक आईएफएससी गृह देश की अधिकारिता से बाहर के ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। ऐसे केंद्र सीमा पार वित्त, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह का प्रबंधन करते हैं। अगला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सोल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन यानी ASTR। ASTR एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित उपकरण है। ये फर्जी या जाली दस्तावेजों का उपयोग करके जारी किए गए सिम की पहचान करता है। इसे दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पहल के तहत लॉन्च किया है। ASTR की कार्यप्रणाली की अगर हम बात करें तो ये सब्सक्राइबर की तस्वीरों को कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मॉडल का उपयोग करके एनकोड करता है। इसमें अलग अलग चेहरों की तुलना की जाती है। यदि दो चेहरे कम से कम 97.5% मेल खाते हैं तो उन्हें समान चेहरा मान लिया जाता है। फिर ASTR सब्सक्राइबर्स के नामों में समानता या अनुमानित मिलान खोजने के लिए फजी लॉजिक का उपयोग करता है। अगला टॉपिक है सेंगोल। प्रधानमंत्री नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित करेंगे। सेंगोल राजदंड स्वतंत्रता का एक ऐतिहासिक प्रतीक है। ये अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। सेंगोल का ये नाम तमिल शब्द सेम्मई पर रखा गया है, जिसका मतलब है धर्मपरायणता। ये चोल राजवंश के दौरान आयोजित किए जाने वाले एक समारोह से प्रेरित था। ये समारोह सत्ता के हस्तांतरण के समय आयोजित किया जाता था। तमिलनाडु के तंजौर जिले में एक मठ तिरुवदुतुरे अधीनम के नेतृत्वकर्ता ने सेंगोल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि ये परंपरा संगम युग से प्रचलन में है। पुरुनानुरु, कुरुंतोकाई, पेरुम्पा नात्रुपदई और कली तोगई जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद यानी आइकोमोस। आइकोमोस ने नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के घर शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसे वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। ये ऐतिहासिक इमारतों के वास्तुकारों और विशेषज्ञों की दूसरी कांग्रेस का एक परिणाम है। ये कांग्रेस 1964 में वेनिस में आयोजित हुई थी। ये यूनेस्को से जुड़ा एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य स्मारकों, भवन परिसरों और सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण, सुरक्षा, उपयोग और बेहतरी को बढ़ावा देना है। इसमें भारत सहित लगभग 151 देशों के पेशेवर, विशेषज्ञ तथा स्थानीय प्राधिकरणों, कंपनियों और विरासत संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अलावा ये यूनेस्को के विश्व विरासत अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए विश्व विरासत समिति का एक सलाहकार निकाय है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान को उन देशों की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने की संभावना है जो धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने की अपर्याप्त कार्रवाइयों के कारण विशेष जांच दल के अधीन है। लेबनान की राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो ये भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। ये उत्तर और पूर्व में सीरिया, दक्षिण में इजराइल और पश्चिम में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। ये साइप्रस के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। लेबनान संकीर्ण तटीय मैदान वाला देश है। अल बेका यानी बेका घाटी लेबनान और एंटी लेबनान पर्वत को अलग करती है। लेबनान की प्रमुख नदी है नहर अल लितानी। उच्चतम बिंदु है कुर्नत अल सवदा और निम्नतम बिंदु है भूमध्य सागर। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।